हाय गाइस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1885 टू 1947 के बीच के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं 10 वर्षों से विश्वसनीय संस्थान स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके साथ हर क्षण हर पल है। तो सो गाइस, जल्दी से इस सेशन को शेयर करिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन को ऑल पर रखिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग हैं अपने इंडियन हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन में। प्रैक्टिस सेशन का यह दूसरा भाग है। इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया था। आज फिर हम लोग अपने महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। तो सुबह चलते हैं हम लोग जल्दी से अपने आज के प्रैक्टिस सेशन के सवाल की ओर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन का सबसे पहला सवाल निकल करके आ रहा है वो है बाल गंगाधर तिलक पर। ठीक, बाल गंगाधर तिलक लास्ट क्लास में भी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने किया था कि लाल बाल पाल एक त्रिगुट था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से त्रिगुट जो है काम करता है। बाल गंगाधर तिलक की क्या उपलब्धियां थी, किस तरह से वो आईएनसी के अध्यक्ष बन पाए कि नहीं बन पाए, इस सब पर बात किया। तो सवाल है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने गए थे। क्या लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे ये कर रहा है कि भाई जो तिलक हैं ये आगे चल करके लोकमान्य इनकी उपाधि थी। ऐसा सवाल भी पूछता है कि भाई इनमें से लोकमान्य किसकी उपाधि थी। तो बताना है आपको कि इनमें से कब वो तिलक लोकमान्य की उपाधि से जाने लगे। सबसे पहले लिखा है कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए जब वो शिक्षक बन जाते हैं तब। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था। जब वो एक अखबार शुरू करते हैं और उसकी लोकप्रियता बढ़ती है तब वो लोकमान्य कहे गए। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तब हम लोग जानते हैं जेल गए थे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले सबसे पहले भारतीय राष्ट्रवादी कौन थे? तिलक। तो रैंड हत्याकांड जो था उसको इन्होंने सही ठहराया था अपने एक लेख के माध्यम से। तो उस लिखने की वजह से इनको क्या हुआ था, रैंड हत्याकांड के बाद इसमें जो सजा वजा इनको हुई उसके बाद कि उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, तब शिवाजी और गणपति उत्सव, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं, गणपति उत्सव शुरू किया तब। तो सवाल है कि भाई बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब? जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए तब, जब उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया तब, जब रैंड हत्याकांड में अभियुक्त बनाया गया उनको सरकार की ओर से तब, कि जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया तब। तो मित्रों, इसका उत्तर जो सही होगा वो सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता मिली उनको इस समय रैंड हत्याकांड में, जब उन्हें सरकार अभियुक्त बनाती है तब। वो असिस्टेंट कलेक्टर हुआ करते थे पुणे में। तो जब उनकी हत्या हो जाती है तो उसको इन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से, मराठा और केसरी इनके दो समाचार पत्र थे, इन दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें इन्होंने उसे उचित ठहराया था। तो उसके बाद सरकार ने इन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। ठीक, तो जब ये बाहर आते हैं तब ये एक नेशनल हीरो के रूप में काफी उभरते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना गया। हम लोग जानते हैं कि शिवाजी और गणपति उत्सव, एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन है जिन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया, या शिवाजी और गणपति उत्सव को अपने राष्ट्रवाद को फैलाने के उद्देश्य से उसके प्रचार प्रसार में प्रयोग किया। कौन थे? तिलक थे। ठीक, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले वाले का उत्तर सी सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेशन के दूसरे सवाल की ओर। जो आज का दूसरा सवाल है वो भी बाल गंगाधर तिलक से है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सवाल है कि भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक इनमें से किसको माना जाता है या किसको कहा गया था, ये बताना है आपको। 4 विकल्प हैं। एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और तिलक। एओ ह्यूम,
महात्मा गांधी, तिलक और नौरोजी। जल्दी से आप प्रयास करिए, आंसर दीजिए। आपको हर सवाल में मैं पर्याप्त समय दूंगा, फटाफट आंसर करिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, ये बीजी तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। किसने कहा? सवाल एक ऐसा भी पूछता है कि बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सवों का सहारा लिया था अपने राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए। महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में इनका राष्ट्रवाद का जो प्रताप था वो फैला हुआ था। और ये भारतीय पहले राष्ट्रवादी लीडर जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लिखने की वजह से जेल भेजा गया। वेलेंटाइन सिरोल, इनको क्या कहते हैं? उन्होंने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब? अनरेस्ट इंडिया। तो एक ये भी पूछा जाता है कि भाई ये अनरेस्ट इंडिया किसकी पुस्तक है? अनरेस्ट इंडिया किसकी पुस्तक है? और वेलेंटाइन सिरोल ने, किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल, ब्रिटिश पत्रकार थे। वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। हालांकि बाद में तिलक कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड में वेलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं, लेकिन मानहानि का मुकदमा ये हार गए थे। ठीक, तो याद रहे भारतीय शांति का जनक किसको कहते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर सवाल में आपको अवसर देंगे कि क्या करें, आप आंसर करने का प्रयास करेंगे, और हर सवाल का आंसर हम करेंगे। जिन सवालों में और भी क्वेश्चंस बनते होंगे उस पर भी हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। ठीक, चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन के हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि अगर आप स्टडी करते हो प्लस प्रैक्टिस कर लेते हो प्लस टेस्ट दे लेते हो तो उससे दो चीजें मेंटेन होती हैं आपकी, एक्यूरेसी आती है और स्पीड आती है। स्पीड और एक्यूरेसी आते ही क्या होगा? आप सफल होगे। तो बिना स्पीड और एक्यूरेसी के आप सफल नहीं होगे। टेस्ट से स्पीड और एक्यूरेसी आती है। टेस्ट में शामिल होने के पहले आपको प्रैक्टिस जरूरी होता है। प्रैक्टिस के ठीक पहले स्टडी, कुछ बेस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक, तो नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी की पॉइंट्स होंगे उसे नोट करते चलिएगा। अगला सवाल, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। देखिए सवाल है कि जो इंडियन मुस्लिम थे किस काल में, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो कह रहे हैं जो एक उग्रवादी आंदोलन भारत में चला था उसमें सहयोग नहीं किए थे। मुस्लिमों का सहयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के आने के बाद होता है। महात्मा गांधी आते हैं, फिर उनके आह्वान पर लगभग एक बार तो सब एक हो जाते हैं, माने 1920 असहयोग आंदोलन आते आते सब एक हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी जब आए थे तो खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन का इसी उद्देश्य से उन्होंने समर्थन भी किया था, जिससे भारतीय मुसलमानों का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग और प्राप्त किया जाए, जिसमें वो सफल भी रहे। भारतीय मुस्लिम उग्रवादी आंदोलन में सहयोग क्यों नहीं किए? इसमें चार विकल्प ये कह रहे हैं। माने उतना आकर्षण नहीं हुआ था। बाकी सहयोग तो सबका रहा, सबके सामूहिक सहयोग से ही देश आजाद हो पाया। लिखा है उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था। भारतीय मुसलमानों पर कह रहे हैं सर सैयद अहमद खां का क्या था? प्रभाव था, इसलिए वो इधर आकर्षित नहीं हो रहे थे। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था। जो उग्रवादी नेता थे कह रहे हैं उनका जो दृष्टिकोण था, उग्रवादी नेताओं का दृष्टिकोण था, वो मुस्लिम विरोधी था। ऐसा कुछ है कि विकल्प सी में लिखा है मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था। जो मुस्लिम आकांक्षा आशा थी उसके प्रति जो उग्रवादी लोग थे उनका उदासीनता का भाव था। इसलिए बढ़िया सवाल है, इसे आप प्रयास करिएगा कि बेहतर तरीके से आंसर करें। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। कि अगला विकल्प है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। जो उग्रवादी थे वो हिंदू अतीत ही चिल्ला रहे थे, हिंदू अतीत को ही वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। अपना जो भी था, माने केवल स्पेशली उसी पर जोर दे रहे थे।
उग्रवादियों की हिंदू अतीत के राग अलापने की रीति की वजह से मुस्लिम उग्रवादी भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन में उतना आकर्षित नहीं हुए। उसके पीछे कारण 4 विकल्प। उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, कि उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, कि मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था, कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। फटाफट आंसर करिए, फिर हम आते हैं आंसर पर। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा डी। जो उग्रवादी आंदोलन चल रहा था भारत में 1905 के बाद से, जो एक दौर शुरू होता है, युवा नेतृत्व आगे आता है, उसमें ज्यादातर लोग कौन थे? हिंदू थे। और वो अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे लाल बाल पाल में बाल क्या कर रहे थे? शिवाजी और गणपति उत्सव का सहारा ले रहे थे। तो चूंकि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को वो शामिल कर रहे थे अपने राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इससे क्या हो रहा था, और धर्म के लोग उतना अटैचमेंट उनका हो पाना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए बताया जाता है कि इनका सहयोग कम था। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल सही बात है। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है, वह ईश्वर की देन है। तो देखिए, ईश्वर, धर्म, इन सब की बात कर रहे थे ना जो उग्रवादी थे, तो इसकी वजह से मुस्लिम नजदीक नहीं आएंगे। ऐसे ही अगर देखा जाए तो गणेश उत्सव इन सब का सहारा ले रहे थे, इसलिए जो है यही कारण था कि बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट काम करते हैं, आंसर लगातार देने का प्रयास करिएगा। हर विषय पर लगातार हम प्रैक्टिस लाएंगे। ये सेशन मेरा चल रहा है 4 लगातार प्रैक्टिस सेशन, फिर 5वें सेशन में हम इसी बेस पर एक एग्जाम, एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराएंगे। ठीक है ना? तो इस टेस्ट की तैयारी आप अपने लेवल से और हमारे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करते रहिए। अर्थात अगला जो टेस्ट होने वाला है वो मॉडर्न इंडिया पर होने वाला है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन के अगले सवाल में लिखा है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ये पूछ रहे हैं कि एक अभिनव भारत का जो नाम का एक संगठन था, हालांकि एक क्रांतिकारी संगठन था, कह रहे हैं कि इसका गठन किसने किया था। 4 विकल्पों के साथ ये सवाल पूछा गया है आपसे। उन 4 विकल्पों में पहला विकल्प है खुदीराम बोस, वीडी सावरकर। खुदीराम बोस, वीडी सावरकर। और तीसरा विकल्प है प्रफुल्ल चंद चाकी। और चौथा विकल्प है भगत सिंह। ठीक, तो आपको आंसर करना है फटाफट कि अभिनव भारत नामक संगठन खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, कि प्रफुल्ल चंद चाकी ने, कि भगत सिंह ने, इनमें से किसने स्थापित किया था। ठीक, तो जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल सही बात है, वीडी सावरकर। इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। देखिए, वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम का एक संगठन गठित किया था। वीडी सावरकर ने 1899 में आप देखोगे तो एक संगठन था जिसका नाम मित्र मेला था। ठीक, की पॉइंट्स नोट भी करते चलिएगा। यही मित्र मेला 1904 में क्या होता है, यही मित्र मेला नाम का संगठन 1904 में अभिनव भारत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम जो हो गया अभिनव भारत। और ये क्रांतिकारी गुप्तचर संस्था थी। इसका जो मुख्यालय था वो नासिक में था। तो इसके संस्थापक कौन माने जाएंगे? इसके संस्थापक माने जाएंगे वीडी सावरकर। ठीक, तो मित्रों लगातार प्रयास करिए बेहतर करने का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो भी की पॉइंट्स मिले आप उसे नोट भी करते चलेंगे, तो हो सकता है आपको टेस्ट में मदद मिले और वो सारे सवाल आते हैं। अगला सवाल जो है इस सेशन का, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। एक मामला आया था, वही क्रांतिकारी दौर जब चल रहा था उग्रवादियों का, अलीपुर कह रहे हैं। अलीपुर केस में, जो अलीपुर केस हुआ था उसमें बचाव किसने किया था, किसका? अरविंद घोष। अभी हम लोग बात करते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? 4 विकल्प हैं, सी और डी। पहले विकल्प में लिखा है चित्तरंजन दास, WC बनर्जी। चित्तरंजन दास, WC बनर्जी की मोतीलाल नेहरू। ये सब उस जमाने के बहुत ही प्रतिष्ठित लायक थे। मोतीलाल नेहरू की तेज बहादुर सप्रू।
टीवी सप्रू, ठीक है ना। तो बताना है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव इनमें से बहुत बढ़ चढ़ करके किसने किया था। तो इसका उत्तर जल्दी से फटाफट करिए, आपके लिए अवसर है छोटा सा। चित्तरंजन दास ने, इसका उत्तर क्या सही होगा? चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र केस चित्तरंजन दास 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और वारेंद्र घोष, उनके भाई वारेंद्र घोष, ये घटना कब हुई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस कब की घटना है? 1908 की घटना है। उसमें अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष, ये दोनों सहित कुल 39 अभियुक्त पकड़े जाते हैं। फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि अंततः क्या होता है। ये षड्यंत्र केस क्या था? अवैध हथियार रखने का एक केस था। इन सब पर आरोप थे कि ये इन्होंने अवैध हथियार रखा है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। कुल 39 अभियुक्त, अरविंद घोष भी इसमें अभियुक्त थे और अंततः इसमें 17 लोगों को क्या होती है? सजा होती है। लेकिन अरविंद घोष क्या होते हैं? रिहा कर दिए जाते हैं। उनकी रिहाई में जो सबसे प्रमुख योगदान रहा चित्तरंजन दास का, उनकी वकालत किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है आप जानते हैं कि अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। और कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं हमेशा इसके बाद दार्शनिक जीवन व्यतीत किया और अंततः ये चले गए पौंडीचेरी में। आजकल पुदुचेरी कहते हैं, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश की क्या खास बात है? इसकी भूमियां दोनों तट, हमारे मालाबार तट और कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों तटों पर स्थित है। 3 राज्यों में 4 स्थानों पर इसकी भूमि है। तो मुख्य पौंडीचेरी जो तमिलनाडु में है, वहीं पर इन्होंने ओरेविले नामक आश्रम की स्थापना कर ली थी। ठीक, ओरेविले नामक इस आश्रम की स्थापना कर लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में हम लोग जाने, पूरा का पूरा केस आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रैक्टिस सेशन का जो अगला सवाल है, लिखा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 4 विकल्प के साथ दिए हैं, 1920, 1924, 1923 और 1930। ठीक, तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? ठीक, 1920, 1924, 1927, 1928, ये बताना है कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही बात है। 1924 में कहां हुई थी? कानपुर में। इसकी स्थापना कानपुर में होती है। 1924 का वर्ष हम लोग जानते हैं, एक ऐसा वर्ष था जब हम देखेंगे कि कोई खास कार्यक्रम आईएनसी की ओर नहीं था। 1922 में 5 फरवरी 1922 को जब क्या हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी एक बहुत ही पीक पर जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला जन आंदोलन था, वो वापस ले लेते हैं। एक निराशा का माहौल हो जाता है। कांग्रेस से लोग त्यागपत्र दे देते हैं। महात्मा गांधी की चारों ओर आलोचना होने लगती है। महात्मा गांधी को अवसर पाकर के अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल भेज देते हैं। उन्हें 6 वर्ष की सजा हो जाती है। कांग्रेस के सामने कोई कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस से अलग होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में एक नए आंदोलन, स्वराज आंदोलन और स्वराज दल का गठन हो जाता है। तो जो एक युवा नेतृत्व जो 1905 के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ा उग्र थे और वो एक सख्त कार्यक्रम में विश्वास रखते थे, गांधी के पदार्पण के बाद, भारत में महात्मा गांधी के पदार्पण के बाद 1919 में जो एक आह्वान हुआ गांधी की ओर से, उस महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब आते हैं। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से ये सब की सब युवा थोड़ा सा निराश होते हैं और इनका साथ छोड़ के फिर से अपने हिंसक क्रांतिकारी राजनीति की ओर बढ़ते हैं और गठन करते हैं 1924 कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ठीक, जिसमें जो प्रमुख लोग थे सचिंद्र सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक, तो जो सबसे प्रमुख लोग थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये याद रहे, यहां से सवाल भी पूछ लेता है। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ठीक, प्रमुख जो प्रमुख संस्थापकों में से थे ये लोग। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
आचार्य ने ही 9 अगस्त 1925 को हम लोग जानते हैं क्या काकोरी कांड किया था, जिसमें 29 लोग, यही मेजर कांड था, 29 लोग गिरफ्तार होते हैं और फिर अंततः क्या होता है, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 29 क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने सेशन का अगला सवाल, लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था। अभी हम लोग एचआरए पर बात कर रहे थे, अब एचएसआरए। ठीक, सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया था सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। 4 विकल्प हैं, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, सी में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, विकल्प ए बोस, विकल्प बी आजाद, माने कौन आजाद, चंद्रशेखर आजाद, और विकल्प सी वो सुभाष चंद्र बोस थे, ये रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस थे, ये रास बिहारी बोस हैं, और सरदार भगत सिंह। कह रहा है कि इनमें से किसने एचएसआरए का गठन किया था। 1928 में इसका गठन होता है। कहां पर गठन होता है, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में। एचएसआरए का गठन 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर। इनमें से किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, आरबी बोस ने, रास बिहारी बोस की, सरदार भगत सिंह ने। तो आपका आंसर होगा बी, चंद्रशेखर आजाद। वो एचआरए के मेंबर थे, संस्थापक सदस्यों में से थे, लेकिन काकोरी कांड के बाद 4 खास लोगों को फांसी हो जाती है। एक तरह से वो पूरा का पूरा आंदोलन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो जो काकोरी कांड के भगोड़े थे वो सब फिर इकट्ठा होते हैं कहां पर, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, और वहां पर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित होता है जो नया संगठन, चूंकि सरकार ने एचआरए को प्रतिबंधित कर दिया था तो अब उस नाम से संगठन नहीं चल सकता था, तो एक फिर से क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक मित्रों, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। जो आज के सेशन का अगला सवाल है वो कह रहा है, आज के सेशन का अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद बहुत बार, हालांकि ये बहुत ही क्रांतिकारी के बीच लोकप्रिय रहा, राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा प्रेरित किया, और उसके बाद यहां से सवाल भी बहुत आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पूछ रहा है कि नारा किसने दिया। 4 विकल्प ए, बी, सी और डी। 4 विकल्पों में करा इकबाल ने कहा, इकबाल ने दिया कि एमके गांधी ने दिया, एससी बोस ने दिया कि भगत सिंह। इकबाल, एम बोस, गांधी कि भगत सिंह। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इस पे एक कंफ्यूजन भी रहता है। तो 4 विकल्प हैं आपके पास कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया था। इकबाल ने दिया था, एमके गांधी ने, भगत सिंह ने कि एमसी बोस ने। ठीक है, तो यहां जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर होगा भगत सिंह। ठीक, हालांकि भगत सिंह ने दिया नहीं था लेकिन विकल्प में नहीं है, तो इसे आप थोड़ा नोट कर लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा, मौलवी हसरत, यहां से एक कंफ्यूजन कई बार पूछ लेता, कई बार ये भी पूछ लेता है, मौलवी हसरत मोहानी द्वारा इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा गया था, ये दिया गया था। ठीक है, और इस नारे को जो लोकप्रिय बनाया वो कौन थे, भगत सिंह। तो यहां इस विकल्प में मोहानी नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा दिया, मौलवी हसरत मोहानी ने, और जब पूछेगा इस तरह से विकल्प में तो आपका उत्तर होगा भगत सिंह ने, जो इसको लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। याद रहे मौलवी हसरत मोहानी ने दिया इनकलाब जिंदाबाद। कई बार कुछ लोग पूछते हैं इनकलाब जिंदाबाद क्यों कहा जाता है, इनकलाब का क्या अर्थ है। तो इनकलाब का अर्थ क्या होता है, क्रांति, रिवोल्यूशन, है ना। तो क्रांतिकारी अपनी क्रांति को जिंदाबाद करते थे।
अगला सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 गुट था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक, कह रहे हैं कि इन 3 लोगों को फांसी इनमें से कब दी गई। ठीक है, विकल्प है 23 मार्च 1931 को। फटाफट आंसर करने का प्रयास करिए। 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1932 को, कि 23 मार्च 1933 को, कि 23 मार्च 1934 को। जल्दी से आंसर करिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी कब दी गई? फटाफट आंसर करिए। हम जानते हैं कि असेंबली में बम फेंकने के मामले में इनको क्या हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी। बाद में हत्याकांड का भी आरोप लगाया गया और उसके बाद 21 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को क्या होती है, फांसी हो जाती है। तो फांसी की तारीख, बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं, 23 मार्च 1931 को। कब हुई थी फांसी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जो एक इन लोगों के ऊपर HSRA के ये लोग मेंबर थे। ठीक, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के उद्देश्य से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार होते हैं। फिर बाद में इनके ऊपर असेंबली बम कांड का मुकदमा चलता है। इनके संगठन के और 18 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। इन सब पर भी मुकदमा लगा दिया जाता है। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र केस का। और उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। वो तारीख कब थी? 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है। हम जानते हैं ये दौर कौन सा था। इसी समय पहला गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुका था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की ओर सरकार बढ़ रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। INC के शामिल न होने की वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुका था। तो गांधी इरविन समझौता होता है मार्च के महीने में और उसी के बाद इनको फांसी दे दी जाती है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की इस दौर में महात्मा गांधी की आलोचना भी होती है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि अगर वो चाहते तो इस फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने बात करने से पहले ही गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें कुछ बात हो उसके पहले ही क्या कर दिया था, एक शर्त रख दी थी कि जो बात होगी वो केवल और केवल किस पर, अहिंसक राजनीतिक आंदोलनकारियों पर बात होगी। तो इसलिए इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो पाई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तारीख याद रहे 23 मार्च 1931 को। अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है उसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? देखिए इन्हीं विकल्पों में से है। कई बार ऐसा पूछ लेता है तो इस पूरे को एक को पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से किसको फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। ठीक है, कई विकल्प हैं, 4 विकल्प, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। तो इसका उत्तर जो होगा 10वें सवाल का ए होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन यहां आप नोट कर लेंगे ये वही वाला मुकदमा है 9 अगस्त 1925 को जो घटित हुआ था, जिसमें कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और उसमें मुकदमा चलाया जाता है। तो इसमें राजेंद्र लाहिड़ी को नोट कर लेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को तो गोरखपुर में, बिस्मिल को कहां होता है, गोरखपुर में। कई बार पूछ लेता है ये तीनों जगह, तो लिख लीजिए इसे। और राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक, बिस्मिल के सामने लिखे गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी के सामने गोंडा, ठीक है, किस जेल में, गोंडा की जेल में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। ये तीनों प्रमुख क्रांतिकारी, तीनों क्रांतिकारियों से पूछ लेता है कि इनको कहां फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, क्रांतिकारी आंदोलन के दौर में हम लोग हैं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। कह रहे हैं कि ये बात किसने कही कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन ये एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। 4 विकल्प हैं, भगत सिंह, बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा, सचिंद्र सान्याल। जल्दी से आप आंसर करने का प्रयास करिए।
सचिंद्र सान्याल, ए में भगत सिंह बोहरा, ठीक। और एक विकल्प आपके पास और है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, बोहरा। और जल्दी से आंसर करिए, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर देना है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारियों की 2 खास विशेषताएं हैं। यह बात किसने कही? भगत सिंह ने, ठीक। किसने कहा था? भगत सिंह ने। तो नोट कर सकते हैं इस कोटेशन को। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रारंभ किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी को स्थापित किया था। सवाल है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी को इनमें से किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एमके गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 4 विकल्प हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी में 4 विकल्प हैं, ठीक है। विकल्प ए एनी बेसेंट, विकल्प बी बीजी तिलक, विकल्प सी एमके गांधी, विकल्प डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। चौथा विकल्प जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। पहले विकल्प में लिखे हैं एनी बेसेंट, ठीक है, और दूसरे विकल्प में है बीजी तिलक की एमके गांधी। तो तिलक का तो कार्यक्षेत्र था नहीं वहां पर, तो हो नहीं सकते। गांधी का भी कार्यक्षेत्र इंग्लैंड नहीं था, ये दोनों गए। एनी बेसेंट इंग्लैंड में नहीं थी, भारत में होम रूल आंदोलन इन सब में सक्रिय थी। जो बचा वही होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो विदेशी भूमि पर भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी कार्यक्रम जारी थे। तो उसमें सबसे पहले और सर्वप्रथम लोगों में कौन से थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में, कब? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहा किया था? लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, 1905 में लंदन में क्या किया था? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और वहां पर बाकायदा जो लोग आते जाते थे उनके ठहरने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो सवाल ऐसा भी पूछ लेता कि भाई लंदन इंडिया हाउस कहां है? तो लंदन में है, याद रहे। और वहां पर सोशियोलॉजिस्ट एक पत्र भी प्रकाशन किया था, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को और आगे और चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और भी तगड़ा है। अगला सवाल मैडम जी भीकाजी कामा से है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग बनाते रहिए। सवाल मैडम जी भीकाजी कामा से है। मैडम भीका जी कामा, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा पर कुल 3 कथन इन्होंने दिए हैं। 1, 2, 3 कथन। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी है। 1, 2, 3 यहां लिखा है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। केवल 2 और 3 सही है। सी में लिखा है 1 और 2 सही है और डी में लिखा है केवल 3 सही है, ठीक। मैडम भीकाजी कामा, 3 कथन। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशियोलॉजिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये पहले लिखे हैं कि 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरे में लिखा है ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रह चुकी थी। और चौथे विकल्प तीसरे में लिखा है मैडम के माता पिता पारसी थे। इनके मदर फादर कह रहे हैं माता पिता कैसे थे? किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। मैडम भीकाजी कामा के बारे में 3 बातें। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, एक बात ये। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। विकल्प 1, 2, 3 तीनों सही है। 2 और 3 सही है, माने केवल ये बातें सही हैं। सी 1 और 2 सही है, डी केवल 3 सही है। तो मित्रों
ये बात तो बिल्कुल सही है। 1907 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव किसको प्राप्त है? मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को भारत में भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक बात, 1907 में पेरिस में नहीं, ये गलत है, यहां गलती है। तो सीधी सी बात है, पहली बात गलत है, तो इसमें एक है, इसमें एक है, तो कभी भी ए उत्तर और सी उत्तर हो ही नहीं सकता, बचा ये और ये। देखते हैं 1907 में पेरिस में नहीं, स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड कहां पर है? जर्मनी में। क्या हुआ था? इंटरनेशनल सोशलिस्ट जो सम्मेलन हुआ था उसमें बिल्कुल सही बात है, शिरकत करती हैं। और राष्ट्रध्वज उस समय इन्होंने ही सबसे पहली बार फहराया था और वहीं पर कहा था कि भारत एक संघात्मक राज्य होगा और जिसकी जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये बात कहां कहा था इन्होंने? मैडम भीकाजी कामा के माता पिता पारसी थे, बिल्कुल सही बात है, और नौरोजी की निजी सचिव रही थी, ये बिल्कुल सही बात है। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, इनके माता पिता पारसी थे, ये दो बातें सही है। तो इसका 2 और 3 सही है। इनके बारे में और इतनी बातें जहां से सवाल आती हैं। मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की मां है। जब लोगों को कोई समझ नहीं थी, 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में ये शामिल होती हैं भारत की ओर से, और वहां पर राष्ट्रध्वज फहराया, माने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। और राष्ट्रध्वज फहराया ही नहीं, और ये भी कहा कि भारत एक राज्यों का संघ होगा और संघात्मक राज्य होगा, और वहां पर यह भी बताया कि भारत की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो देखिए ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा का जो कार्यक्षेत्र रहा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए इन्होंने जो एरिया तय किया वो कोई यूरोप की एक खास कंट्री नहीं, लगभग यूरोप के विभिन्न देशों में ये लगातार यात्रा के माध्यम से ये सब काम कर रही थी। ठीक, तो मैडम भीकाजी कामा से क्रांति की मां से सवाल आता है। कब? 1907 में। कहां? स्टुटगार्ट जर्मनी में। क्या फहराया? पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया। और खास बात है कि दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, इनके माता पिता क्या थे? पारसी थे। ठीक, तो ये हमारे सेशन का ये 13वां सवाल था आपके सामने। इस तरह से हम लगातार बढ़ रहे हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के अगले सवाल की ओर। हर सवाल पर जो और भी रिलेवेंट बातें मैं बता रहा हूं, उन सारे पॉइंट से सवाल आते हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो उसे आप एक जगह नोट करते चलिएगा। ठीक है, तभी तो आप बेहतर कर पाओगे जो एग्जाम लेंगे हम। लिखा है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ठीक, 4 राष्ट्रीय आंदोलन की 4 घटनाएं हैं। इसको एक तरह से क्या करना है, अगर आपको पता होगा सही क्रम में लगाना है, तो सबसे बाद की घटना बतानी है आपको, सबसे बाद की घटना। ठीक है, इसका मतलब है कि एक तरह से ये सवाल ऐसे भी आता है कि 4 घटनाएं होंगी, उसको अरेंज करना कि सही वर्षानुसार इसको व्यवस्थित करिए। तो हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। ए में लिखा है हड़प नीति और बी में लिखा है बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। अब इसको फिर लिखा है अस्थायी बंदोबस्त। अब देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कि कौन सी ईयर वाइज घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, और सहायक संधि। ठीक है, सारी की सारी घटनाएं बहुत ही लोक प्रसिद्ध रही अपने जमाने में। ठीक है ना, हड़प नीति और सहायक संधि, ये 2 तो पॉलिसी है ब्रिटिश सरकार की, जिसके दम पर ये अपना विस्तार कर रहे थे। अस्थायी बंदोबस्त एक बहुत ही सिक्योर कर रही थी, क्योंकि इससे सुनिश्चित हो रहा था क्या? वित्तीय स्थायित्व। और बंगाल का विभाजन राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए किया गया था। तो इस घटनाओं को सही क्रम में, सबसे बाद में क्या हुआ ये बताना है। अगर आपको घटना पता होगी तभी आप कर सकते हो। तो 1793 में आप देखोगे कि क्या आया था, है ना, अस्थायी बंदोबस्त आया था। बंगाल विभाजन की बात करें तो ये कब आया था? 1905 में। सबसे बाद की घटना आपको बतानी है। ठीक, और अगर देखा जाए तो सहायक संधि प्रणाली किसके जमाने में आई थी? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी माने 1856। ठीक है, और उसके बाद अगर लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्य की नीति थी, सहायक संधि थी ना इनकी। ठीक, और इसमें बताना है कि सबसे बाद में कौन सी घटना थी। ठीक, तो सबसे बाद की जो घटना दिख रही वेलेजली 1798 से 1805 के बीच में ये सारी घटनाएं हो रही थी ना। तो देखिए इसमें सबसे बाद की घटना कौन सी दिख रही है?
बंगाल विभाजन। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? बंगाल विभाजन। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बंगाल विभाजन से ही अगला सवाल भी पूछ रहे हैं, बंगाल विभाजन से ही जुड़ा ये अगला सवाल पूछ रहे हैं। अगले सवाल में ये कह रहे हैं क्या कि बंगाल का विभाजन मुख्यतया किया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था वो एक तरह से ये पूछ रहे हैं कि किया गया था। विकल्प 4 A B C D, अर्थात अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी विभाजन की, 4 विकल्पों के साथ बंगाल का विभाजन मुख्यतया किया गया था। विकल्प A प्रशासनिक सुविधा के लिए, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए, नाम तो यही दिए थे प्रशासनिक सुविधा के नाम पर। विकल्प बी हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करने के लिए, ऐसा कुछ क्या था। कि विकल्प सी बंगाल के विकास के लिए, डेवलपमेंट का नाम दिए थे, बंगाल के विकास के लिए, कि बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने के लिए। बंगाल में राष्ट्रवाद जो था वो सबसे ज्यादा भारत में कहां पनप रहा था? प्रारंभ में बंगाल में ही, क्योंकि सबसे ज्यादा अंग्रेज कहां थे सबसे पहले और सबसे स्थायी तौर पर, तो बंगाल में इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसी को कमजोर करने के उद्देश्य से। तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, बंगाल विभाजन स्पेशली किया था बंगाल के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के उद्देश्य से। ठीक, हालांकि ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ा था अंग्रेजों का, इसके खिलाफ एक बहुत ही सक्रिय, हिंसक भी कह सकते हैं, उग्र राष्ट्रवाद और बहुत तेजी से पनपा। ठीक है, और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुए। तो आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, और अंततः बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। अंततः इतना प्रभावी रहा यह आंदोलन कि क्या करना पड़ा था? अंततः रद्द करना पड़ा था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य है? ये दादा भाई नौरोजी के बारे में, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के बारे में इनमें से कौन सा कथन बताना है आपको सत्य नहीं है। खास बात है, ऐसे सवालों में देखिए गड़बड़ होता है, कभी भी सॉल्व करिए तो नहीं को ध्यान में रखिए, है तो नहीं, अर्थात कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब 3 बातें बिल्कुल सही है, 1 बात गलत है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। विकल्प ए में लिखा है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते हैं, बहुत बार सीधे किताब भी पूछी जाती है। लिखा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। विकल्प बी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने लंदन में गुजराती प्रोफेसर के तौर पर, गुजराती भाषा के प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वो बिल्कुल लिखा है महिला शिक्षा की नींव बंबई में रखी थी, यह भी बात बिल्कुल उनके ऊपर सही है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के रूप में चुने गए थे। तो एक सवाल ये भी पूछता है इनमें से कौन भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया, वो थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। लंदन में गुजराती प्रोफेसर के तौर पर ये काम करते थे, और महिला शिक्षा की शुरुआत उन्होंने बंबई में की थी, महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। ये भारत के वयोवृद्ध नेताओं में से थे, ये उदार नेता थे। लिखा है अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, बिल्कुल गलत है, लेबर पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये लिबरल पार्टी जो उदारवादी पार्टी थी, जिसे श्रमिक दल, मजदूर दल, उदारवादी दल कहते थे, उस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो जो बात इस पे गलत है वो चौथी है कि ये अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। क्या होना चाहिए था? उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुना गया था। तो ये बात बिल्कुल इस सवाल का उत्तर डी सही होगा। लेकिन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, लंदन में गुजराती प्रोफेसर थे, महिला शिक्षा के क्षेत्र में बंबई में इन्होंने काम किया, पारसी धर्म से ये संबद्ध थे। किससे थे? पारसी धर्म से संबद्ध थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहली बार चुने जाने वाले भारतीयों में से। ठीक, लेकिन पार्टी कौन थी? इनकी पार्टी, जिस पार्टी से चुने गए थे वो लेबर पार्टी थी। ठीक,
हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज के सेशन का जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस का पहला विभाजन, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, आईएनसी में जो विभाजन हुई उसके पीछे ये कारण पूछ रहा है, ABCD। हम लोग जानते हैं कि आईएनसी का जो पहला विभाजन हुआ था सूरत फूट, आपको पता है सूरत विभाजन सूरत में हुआ था ना, नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था उसके आंदोलन जो चल रहा था उसकी रणनीति पर, कि कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कि लोगों की भागीदारी के नाम पर, कम ज्यादा भागीदारी, उपरोक्त सभी। तो जो आईएनसी में विभाजन शुरू होता है 1907 में पहली बार कांग्रेस फूट होती है, जो वो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसमें उत्तर हम देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि क्या उपरोक्त सभी होगा। कि नरमपंथी और गर्मपंथियों की रणनीति, उद्देश्य और लोगों की भागीदारी, इन तीन मुद्दों पर जो टकराव था, ठीक, तो जो उद्देश्य था, बाद में हम लोग देखते हैं ना कि आईएनसी की स्थापना के 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में जो एक नया युवा नेतृत्व आ गया है वो थोड़ा उग्र था, और वो जो नरम पंथी थे, उदारवादी थे, प्रारंभिक नेता थे, उनकी नीतियों की वो आलोचना करने लगा। इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे तिलक ने क्या कहा था, भिखमंगी राजनीति। आईएनसी के कार्यक्रमों को क्या कहा, भिखमंगी राजनीति। इनके कार्यक्रमों को उग्रवादियों ने आलोचना में कहा कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से आजादी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे थे उससे सिद्ध होता है कि ये सारे उद्देश्य, रणनीति और भागीदारी के नाम पर इन सबका आपस में टकराव चल रहा था। खैर, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 18वां सवाल जो है इस सेशन का, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब देखिए मुस्लिम लीग से सवाल आ रहे हैं। मुस्लिम लीग, ये भी एक सवाल ऐसा है जहां से थोड़ी बाधा आती है, थोड़ा कंफ्यूजन है। 4 नाम है, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक बताने हैं, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, आगा खां, ठीक है, और सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा वो नवाब सलीमुल्लाह खां होगा। कैसे होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर 1906 में क्या होता है। अक्टूबर 1906 में अगर एक मुस्लिमों का प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम सभा पर एक अलग से पृथक मुस्लिम सभा बनाने पर विचार करने के लिए शिमला में एकत्र होते हैं ये लोग, है ना। सब प्रतिनिधिमंडल मिलता है जिसमें मुस्लिमों का हितों का संरक्षण हो सके, और फिर उसी के अनुरूप जो विचार हुआ आगे चल करके हम देखते हैं दिसंबर 1906 में बैठकें आयोजित की गई और ढाका में, फिर दिसंबर 1906 में ढाका में, ये सब काम शिमला में हुआ था, एक सम्मेलन होता है। अब ढाका में, ढाका कहां है आजकल, आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, ढाका में सलीमुल्लाह खां, नवाब जो थे सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव आता है, और वहीं पर क्या होता है, अध्यक्ष चुने जाते हैं। वहीं पर मुस्लिम लीग का दिसंबर 1906 ढाका में सलीमुल्लाह खां के प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग का गठन होता है, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वकारुल मुल्क। तो याद रखिएगा कि जो वकारुल मुल्क कौन थे, वकारुल मुल्क इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो कभी भी अगर 3 नाम दरअसल आपस में टैली करते हैं, कभी भी अगर विकल्प में तीनों नाम रहे, जैसे क्या सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ठीक है ना, ऐसा भी नाम रहता है, तो या ऐसा हो सकता है इनमें से कोई 2 नाम रहे, ऐसा हो सकता है कोई 1 नाम रहे, तो आप
जैसा प्रश्न होगा उसके हिसाब से सबसे पहले वरीयता सलीमुल्लाह खां को दी जाएगी, उसके बाद आगा खां का नाम आता है संस्थापकों में। ठीक है, तो याद रहे दिसंबर 1906 ढाका में उसके लिए सम्मेलन शिमला में हुए थे, मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है, फिर आगा खां की सलीमुल्लाह खां की ओर से ढाका में प्रस्ताव आता है और गठित होता है। मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, याद रहे वकारुल मुल्क। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अपने सेशन का जो अगला सवाल है उसको देखते हैं। हमारे अगले सेशन का जो अगला सवाल है वो है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और अंततः जिसने देश का विभाजन कराया था क्या था। ठीक, कह रहे हैं कि जो नेशनल मूवमेंट हमारा चल रहा था उसमें नीचे 4 घटनाएं दी हैं, कह रहे हैं उनमें से वो जो बीज घटना कौन है ना, मूल केंद्रीय, जिसकी वजह से मतभेद होता है और उस मतभेद का परिणाम क्या होता है, विभाजन, देश का विभाजन। हम लोग जानते हैं बड़ी दुखद स्थिति में हम लोगों को आजादी मिली थी, एक समय तो टली जा रही थी आजादी केवल इसीलिए कि हम लेने को तैयार नहीं थे, तो अंततः देश का विभाजन कराई, वो कौन सी घटना थी कह रहे हैं। लिखा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, आंसर करने का प्रयास करिएगा। 1906 में जो मुस्लिम लीग आ गया उसका, 1905 में बंगाल विभाजन के कारण कह रहे हैं कि हुआ था, बंगाल में जो विभाजन हुआ था उसके कारण हुआ था। ठीक है, कि विकल्प सी, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का गांधी जी द्वारा जो समर्थन किया गया वह बीज मंत्र है जिसकी वजह से, वो कोर केंद्रीय बात है जिसकी वजह से मतभेद होता है, विभाजन होता है। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, मुस्लिम सीट जो आरक्षित की गई और पृथक निर्वाचन प्रणाली आई। ठीक, इसका मतलब ये 1909 की बात कर रहे हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको बताना है वो कौन सा बीज, वो कौन सी कोर बात है जिसकी वजह से मतभेद होने शुरू हो गए और अंततः उसकी परिणत कहां तक जाती है, हिंदू मुसलमानों में मतभेद और परिणत विभाजन तक जाती है। ठीक, तो इसका उत्तर जो होगा वो मुस्लिम सीट आरक्षित जो हो गई विधानसभाओं में, और आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं थी। पृथक निर्वाचन जो मिला, पृथक निर्वाचन पद्धति 1909 के अधिनियम में आता है, जिससे मॉर्ले मिंटो सुधार की ओर से भी हम लोग नाम से जानते हैं और जिसका आईएनसी ने खुला विरोध किया था। ठीक, हालांकि बाद में 1916 लखनऊ समझौते में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बीज, ये कोर बात है, यही इस आंदोलनों में, सभी आंदोलनों में ये यहां से बीजारोपण होता है। किसका, उस सांप्रदायिक टेक्निक का, फूट करो राज करो की नीति का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने सेशन को और आगे ले चलते हैं। याद रहे आज के सेशन का अगला सवाल हम लोग लेते हैं। प्रैक्टिस का महत्व बहुत है। लिखा है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन किए थे। दिसंबर 1916, 1907 के बाद फिर ऐतिहासिक सौरा कह रहे हैं कि आईएनसी और मुस्लिम लीग इन दोनों ने एक ही समय में अपने अधिवेशन किए थे। बिल्कुल है तो सही बात। आगे देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में स्थान पूछ रहा है। अलीगढ़ ऐतिहासिक है, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता। तो बताना है कि ये कब हुआ था। बिल्कुल सही बात है। आईएनसी और मुस्लिम लीग इन दोनों का अधिवेशन 1916 में होता है। ये उसका उत्तर क्या होगा, लखनऊ में। और इस पूरे प्रकरण को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक, 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग का लखनऊ में ही एक साथ अधिवेशन होता है। माने एक साथ माने वो अपना करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आईएनसी में अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और हम लोग जानते हैं कि लखनऊ इस आईएनसी के अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन में हुआ क्या था, मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच समझौता हुआ था। माने अब ये तय हुआ था कि एक आपस में
जो विचार है, जो आपस में एक मतभेद है, उन सब से आगे चल करके कुछ कॉमन बातों पर हम लोग काम करेंगे। और जो आईएनसी लगातार 1909 अधिनियम का विरोध कर रही थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली की, यहां थोड़ा एक्सेप्ट कर लेती है और यहां से लखनऊ समझौता होता है। इसी में नरम दल और गरम दल का भी विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। तो यहां पर एक सवाल ये भी पूछ लेता है कि भाई लखनऊ समझौता में जो नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था उसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो याद रहे मित्रों, नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था उसके मुख्य सूत्रधार एनी बेसेंट और बीजी तिलक थे। कौन थे? एनी बेसेंट और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ये दोनों मिलकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के मुख्य शिल्पकार सिद्ध होते हैं। इन दोनों के विशेष प्रयासों से यहाँ क्या हो पाया था, इस तरह के आपस में जो समझौते हो पाए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो इस सेशन का अगला सवाल है, प्रयास करिएगा एक सवाल हल कराने में। मेरा प्रयास है उससे कनेक्टेड जितनी भी बातें हैं उनको भी हम ले। अगला सवाल कह रहा है कि जो नेक्स्ट सवाल है उसमें लिखा है होम रूल लीग से जुड़ा सवाल है। किससे जुड़ा सवाल है? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था। क्योंकि कह रहे हैं होम रूल लीग जो स्थापित हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वो एक नए युग की ओर चला गया, नए युग का द्योतक है, ऐसा कह रहे हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। हम लोग जानते हैं होम रूल लीग की बात करें भारत में तो होम रूल लीग की स्थापना 2 हुई थी, 1 और 2। एक का नेतृत्व तिलक कर रहे थे और दूसरे का एनी बेसेंट कर रही थी। दोनों में ऐसा कोई मतभेद नहीं था, लेकिन आपस में दोनों एक हो नहीं पाए। मद्रास और उसके आसपास एनी बेसेंट और महाराष्ट्र उसके आसपास के क्षेत्र में कौन कर रहा था? बीजी तिलक। और ये दौर क्या था? दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक, 4 विकल्प हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रख दी थी। इसलिए क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था। बिल्कुल गलत है, अभी गांधी जी तो आए ही नहीं थे, पदार्पण ही नहीं हुआ था। ठीक, आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था। तिलक हो और हिंदू मुसलमान एक साथ, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप पढ़ के आ रहे हो। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल तो हुआ था, लेकिन वो 1916 में लखनऊ समझौते के आसपास होता है। ठीक, तो 1916 में ही क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, होम रूल आंदोलन शुरू होता है। यह गृह शासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन स्पेशली उत्तरी आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित था। और भारत में 2 होम रूल आंदोलन स्थापित होते हैं, एक महाराष्ट्र और उसके आसपास मुंबई को छोड़कर तिलक के नेतृत्व में, और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और उसके आसपास। तो दरअसल हुआ क्या? इसका सबसे बड़ा फायदा इसलिए कहते हैं कि नए युग में द्योतक हुआ, क्योंकि इसने देश के सामने एक स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। इसलिए ये बहुत ही खास हो जाता है। ठीक है ना? तो इंडियन होम रूल लीग भारत में कितने चल रहे थे? 2 चल रहे थे। एक कहां, एक का नेतृत्व कौन कर रहा था, एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन चल रहा था। ठीक, तिलक और एनी बेसेंट में ऐसा कोई मतभेद नहीं था, लेकिन आपस में विलय भी नहीं किया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बेसेंट ने लिखा भी था एक बार कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक तिलक को नहीं पसंद करते हैं, तो यही कारण है कि ये दोनों, तो ऐसा कोई मतभेद नहीं था। जो देखने में लगता है कि हो सकता है कि कोई आपस में मतभेद रहा हो। ठीक है ना? एनी बेसेंट के बारे में आप और क्या जानते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में इन्होंने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में इन्होंने किया था ना, मैडम ब्लाउस्की के साथ। और 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुई थी। कितने चल रहे थे? 2। कहां से प्रेरित था ये? उत्तरी आयरलैंड से प्रेरित था। कहां से प्रेरित था? उत्तरी आयरलैंड से। तो इसका जो फायदा मिलता है, क्यों कहते हैं नए युग का द्योतक था? क्योंकि भारत में स्वशासन की बात शुरू हो गई। क्या शुरू हो जाती है? स्वशासन की बात शुरू हो जाती है। तो इसका जो की वर्ड है आप याद रखिएगा, सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है ना? स्वशासन।
तो ये यहां से आता है। ठीक है मित्रों, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज एक कंप्लीट पढ़ाई का अड्डा है। लगातार मेरा सतत प्रयास है जो आपके सुझाव आते हैं। साथ ही साथ मेरा जो 10 वर्षों का कंपटीशन के फील्ड में अध्यापन का अनुभव है और हम लोगों का निजी कैरियर रहा है प्रतियोगी क्षेत्र में, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में, विभिन्न संस्थानों में हम लोगों ने भी अध्यापन किए हैं और हमारे भी अपने गुरु हैं, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के बीच सानिध्य में हम लोगों ने रहा। तो इन सब जगहों से इन 10 वर्षों में जो हम लोगों का अनुभव है, मेरा प्रयास ये है, हमारे चैनल का प्रयास ये है कि जो कंपटीशन, एक कंपटीटर के लाइफ में जो परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है तैयारी में, उन स्टेप पर हम लोग चोट करते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि हमारा खुद का निजी अनुभव है। और याद रहे मित्रों, वो चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, कभी भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास थोड़ा उसका अनुभव हो, उससे ही पढ़ना बेहतर होता है। आजकल बहुत सी चीजें परोसी जा रही हैं, भीड़ बहुत है, नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं है। हम भी अगर आपके समय श्रम को जाया करते हैं तो आप मेरे साथ भी बिल्कुल मत टिकिएगा, क्योंकि आप बहुत ही पीक टाइम में होते हो, बहुत ही गोल्डन समय होता है। 6 महीने 1 साल का समय अगर आप थोड़ा सा ट्रैक से गड़बड़ हुआ तो वहां आप गड़बड़ हो सकते हो। याद रहे, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत एंगेजमेंट किसी के साथ मत रखिएगा। ऐसा भी नहीं कि हमारे चैनल को सवेरे से शाम तक एक फिक्स टाइम हो, शेड्यूल हो। सेल्फ स्टडी, तो ये जो चैनल है, कोचिंग है, हम लोग हैं, मेंटर हैं, टीचर, जो भी मानते होगे आप, हम एक दशा दिशा दे सकते हैं, हम दशा दिशा देते हैं। और उसके बाद अगर आप अपने से सेल्फ करोगे, किसी के नोट्स पर मत चक्कर में पड़िएगा, किसी के कीवर्ड्स पर चक्कर में न पड़िएगा, किसी के ट्रिक की चक्कर में न पड़िएगा। हाँ, कुछ खास ट्रिक हैं, अलग बात है। जैसे मैथ में चलता है, जीएस में बड़ा ट्रिक के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। मेरे भाई, मैथ में तो शॉर्टकट चलता है कि जल्दी लग जाएगा, लेकिन ये जीएस है, तो यहाँ आपका एक आधारभूत ज्ञान होगा, उसका अभ्यास होगा, टेस्ट दोगे तो सही समय पे सही चीजें निकल कर आएंगे। लॉजिकली चीजों को पकड़ोगे तब समझ में आएंगे, और लॉजिकली चीजों को कैसे पकड़ा जाए वो हम बहुत कम मेहनत से पकड़ाएंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप बहुत कम मेहनत से आप बहुत तैयारी करोगे। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 10 वर्षों का ऑफलाइन कोर्सेज में हमारा जो अनुभव रहा है, उसमें प्रत्येक बैच ने बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमारे यहां से बहुत से लोगों ने बेसिक भी कोर्स लिया और बहुत आगे आगे तक गए। तो पूरे भारत में कोने कोने में हमारे स्टूडेंट्स भारत सरकार, राज्य सरकारों की सेवाएं बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। जहां नौकरियों में है वहां भी बेहतर है, उनका एक स्तर है जहां भी जा रहे हैं। तो एक कंप्लीट जो पढ़ाई का अड्डा है, जहां मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, अंग्रेजी, मैप, जो एक कंप्यूटर के लिए जरूरी है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करने की चेन नहीं तोड़नी है, क्योंकि यह निःशुल्क शिक्षा का महाअभियान है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में शिक्षा का हक सबको है। क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचे, सही बात, सही जानकारी सब तक पहुंचे, इसलिए इसके सारथी आप बनो और संवाहक आप बनो। तो मैं आशा करूंगा कि मेरे सेशन को शेयर आप जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ छोड़े जाता हूं और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। 4वीं क्लास के बाद 5वीं क्लास में आपको एक जबरदस्त टेस्ट देना है, ठीक? तो फिर से अगले क्लास में हम नए सिरे से, नए सेशन से इसके आगे काम चलेंगे। हम लोग 1885 से 1947 के बीच के महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं, ठीक? तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद।